सभी लोग ओम बोलेंगे। ये तावरिया जी का प्रथम बर्थडे ये नाना ने करके दिया। मैं तो चाहता हूँ कि इसका हिंदी वर्जन भी बहुत जल्दी आए। वो बहुत काम हो रहा है और वो आएगा तो ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन ये मेरे लिए बहुत आज प्रेशियस गिफ्ट है। थैंक यू वेरी मच। जिस किताब ने और जिस अभ्यास ने जिंदगी को बदला है और वो है रिफाइनिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज और 3SRB जो तावरिया जी ने इतनी भरपूर बहुत महत्वपूर्ण देन है उनकी मानव जाति के ऊपर। मैंने धारा जी से मैं ज़्यादा मिला नहीं हूँ, पहली बार मिला हूँ, लेकिन आधा घंटा हमारी बात हुई है जब लोनावाला में शिविर चला था तब उन्होंने शेयर किया था कि किस प्रकार से वो हठ योग का अभ्यास करते थे और जब यहाँ पे आने के बाद यानी जब से ये जिंदगी में आई रिफाइनिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज तब से उन्होंने हठ योग का अभ्यास छोड़ दिया है और फिर भी इतना ताज़ा मस्त रहते हैं, फ्रेश रहते हैं पूरा दिन। तो वो मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि मैं भी धीरे धीरे हठ योग का अभ्यास कम करते जा रहा हूँ और धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होते जा रहा हूँ। तो आप सबसे निवेदन है, आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, आज तावरिया जी का बर्थडे है, तो उस पर हम लोग ये पक्का निश्चय करें कि हम लोग आगे जाके इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएंगे, है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी थोड़ी जानकारी भी जी लाइव हेलो, थैंक यू डिवाइन, लव यू डिवाइन, थैंक यू तावरिया जी, लव यू तावरिया जी। कंचन जी मैं प्रस्तुत तो क्या कर सकता हूँ, मैं भी नहीं कर सकता, पर जब जीवन में कुछ सौभाग्य की पल आती है उसमें की एक सौभाग्य पल आज मेरे लिए आई है। हमारे सबके पूज्य श्री तावरिया जी का जन्मदिन, उसमें भी आज उनके एक शिष्य डॉक्टर दारा के साथ आज का हमारा सत्संग, ये पूरी शिविर और वो भी यहाँ के एक जाने माने स्पेशलिस्ट डॉक्टर रामनानी के आश्रम में, उससे बड़ी सौभाग्य की घड़ी मेरे लिए और आप सबके लिए क्या हो सकती है। आइए मैं आप सभी का समय की कीमत करते हुए, मैं जब से डॉक्टर दारा के साथ जुड़ा हूँ कम से कम 2009 से, तब मुझे जो कुछ भी उनसे सीखना मिला, उनका आशीर्वाद, उसका प्रेम मिला है, वो कुछ ही शब्दों में मैं तो कह सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनका नाम डॉक्टर दारा जहांगीर बेशानिया है। ओरिजिनली वो सूरत के रहने वाले थे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। दे आर द मास्टर्स ऑफ एम्बेसडर कार। उसके बाद बचपन से, मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 19 साल की उम्र से उनकी वो हठ योग में जुड़े हुए थे। हठ योग के शिक्षक बने लकुलेश योगा इंस्टीट्यूट बड़ौदा में। उसके बाद कायावरण और केवल्यता लोनावाला से वो जुड़े हुए थे।
योगा टीचर की उनकी लंबी यात्रा 1977 से चालू हुई है। श्री तावरिया जी के दारासर का मिला 1993 में हुआ। मतलब उनका 6 महीने का स्पेन जो है तावरिया जी का आशीर्वाद लिए है उन्होंने, और 6 माह उनके मार्गदर्शन में रहे। तावरिया जी की आज्ञा से उनकी सिस्टम का शिक्षण देने का उन्होंने चालू किया, और तब से आज तक वो सिर्फ और सिर्फ तावरिया जी के बारे में ही सिखा रहे हैं। उसके अलावा 18 साल तक उनका प्रोफेशनल कैरियर था। वो एक्यूप्रेशर और मैग्नेट थेरेपी के मास्टर थे, और साथ में तावरिया जी के सिस्टम से, तावरिया जी की कृपा से डॉक्टर बाज फ्लावर रेमेडीज भी और लोगों को बताते थे, और उससे लोगों को बेनिफिट भी मिलता था। अंत में पिछले 12 साल से नर्मदा के किनारे पे बड़ौदा में वो एकांत में रहते हैं। और कहने के लिए तो उनका एकांत है, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ तो बहुत बड़ा वसुदेव कुटुंबकम लेके वो बैठे हुए हैं। हाँ, उनका कुछ टाइमिंग है, वो हमें फॉलो करना पड़ता है। उस टाइम पे अगर कोई भी कुछ भी प्रश्न पूछेंगे तो हमें वो मार्गदर्शन करते हैं, और बड़े प्रेम से और प्यार से। ऐसे श्री डॉक्टर दारा को मैं अब आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रित करता हूँ यहाँ पे कि हमें तावरिया जी की इस शिविर का लाभ दे, और उनका सत्संग का हमें आनंद मिले, और हम कुछ सीख के यहाँ पे जा रहे हैं, ताकि हम सबकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे करेंगे तब भी आपका प्रयत्न ये रहेगा कि रिदमिक ब्रीदिंग आपका चालू रहे, क्योंकि सुनना एक बात है और श्वास लेना दूसरी बात है, तो दोनों साथ हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं जब सुनते हैं तो हम कोई श्वास तो बंद नहीं कर देते हैं, श्वास तो चालू रहता है, तो रिदमिक ब्रीदिंग भी रह सकता है ना। तो हमारा श्वास रिदम में चलना चाहिए, और जो बात कर रहे हैं वो भी आप सुन सकते हैं। तो आप लोगों में से कई लोग तावरिया जी से कोई खास परिचित नहीं होंगे, तो कोई उनकी लाइफ के बारे में मैं बताऊंगा कि उनका जन्म बम्बई में ही हुआ था, और 2 मार्च को 1919 के अंदर 2 मार्च को उनका जन्म एक पारसी कुटुंब के अंदर हुआ था। उनके फादर मदर थे, वो भी काफ़ी एडवांस थे, और तावरिया जी खुद कहते थे कि मेरे फादर का रिदमिक ब्रीदिंग अपने आप में चलता था, ना उनको कुछ पता था, ना किसी ने उनको सिखाया था। तो जब भी हम देखते थे तो उनका श्वास हमेशा रिदम के अंदर ही चलता था। तो पूर्व जन्म से उनकी कोई साधना होगी तो उनका श्वास इस तरह रिदम में चलता था, और इसी तरह उनका माइंड भी एकदम शांत और हार्मनी में रहता था। उनके मदर के अंदर भी बहुत एक सूझ समझ थी कि तावरिया जी बताते थे एक बार कि वो जब जवान थे तो उनको सब विषयों का बहुत इंटरेस्ट रहता था। तो कहते हैं कि मैं एक बार कोई एस्ट्रोलॉजी की किताब पढ़ रहा था घर में, तो मेरे मदर ने देखा और आकर किताब मुझसे लेकर फेंक दिया बाहर। बोलता है कि इसमें क्या देख रहा है, तेरे अंदर देख। तो वो लेडी के अंदर इतनी ये थी कि उनको ये बताते थे कि भाई जो देखना है, जो समझना है वो तो अंदर से, किताबों में कुछ नहीं है। तो इस तरह उनके माँ बाप थे। पर तावरिया जी का तो कॉन्शियस बर्ड था। कॉन्शियस बर्ड क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, वो डिटेल अलग है। पर वो बचपन से इतनी ताकत लेके आए थे कि घर में बहुत मिसचिफ करते थे। कभी पानी के मटके के अंदर साबुन डाल देते थे, कभी ये करते थे, वो करते थे, इतने शरारती थे बचपन में। तो माँ बाप भी बहुत परेशान हो गए और उनको हॉस्टल में भेज दिया। तो कई सालों तक वो हॉस्टल में रहे, फिर और पढ़ाई की। फिर बॉम्बे पोर्ट के अंदर डेप्यूटी चेयरमैन बने थे और फिर बहुत सारा काम किया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर थे।
पढ़ा था काफ़ी, इन्होंने डबल MA किया था और हर चीज़ का उनको ज्ञान था। होम्योपैथी का ज्ञान था, आयुर्वेद का ज्ञान था, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था और योग तो उनका विषय ही था, तो हर चीज़ का उनको ज्ञान था। तो ये जो है उनकी जो साधना थी वो गुप्त थी। वो तो कितने जन्म से साधना करते आते होंगे, पर उनके फैमिली में किसी को पता नहीं था कि ये योगी है। उनके घर में नहीं, यहाँ तक उनकी शादी हुई, उनके वाइफ को भी कुछ शुरू में पता नहीं था, क्योंकि वो जो साधना करते थे वो रात को उनकी साधना होती थी। दिन में तो वो हमारी तरह ही कामकाज करते थे, पर रात को उनका एक विशिष्ट साधना पद्धति थी कि बॉडी सो रहा है और अंदर जो तत्व है वो जागृत है और वो साधना कर रहा है। मतलब साधना होनी चाहिए एस्ट्रल बॉडी से, और वो एस्ट्रल बॉडी से साधना करते थे। फिजिकल बॉडी को आराम करने देते थे, तो दिन भर में काम करते थे, फिजिकल बॉडी को आराम की जरूरत होती है, तो रात को फिजिकल बॉडी आराम करता था और उनका एस्ट्रल बॉडी जो उनकी आगे की साधना थी, धारणा ध्यान समाधि की, वो रात को होती थी। इसलिए सालों तक किसी को पता नहीं चला और न कभी उन्होंने कोई प्रवचन दिया इतने सालों तक, ना उनके पास इतना ज्ञान था, किसी को पता नहीं था। पर धीरे धीरे करके उनके कुछ फ्रेंड्स थे, उनको थोड़ा पता था कि भाई ये बहुत जानते हैं, तो उन लोगों ने खास इंसिस्ट किया कि आप थोड़ा लोगों के अंदर आपका ज्ञान बांटो। तो फिर 81 से उन्होंने थोड़ा थोड़ा एक छोटे से ग्रुप में बात करना शुरू किया और फिर इस तरह उनका ये चल रहा था। और 94 से उन्होंने गुजरात में आके काफ़ी शिविरें दी। जो हमारे पास गुजराती सब वीडियोज़ है वो 94 का है, तो 94 जनवरी का, और 94 मई के अंदर 29 मई को उन्होंने देह छोड़ दिया था। और बहुत समय आगे से वो बोल रहे थे, खास करके हम लोग जो इनके साथ थे, कि भाई मेरा समय हो गया है, आपको जो सीखना है वो सीख लो, समझ लो, फिर मैं हाथ में नहीं आऊँगा। तो वही हुआ, अचानक किसी को पता ही नहीं था। और 29 मई को वो सांगली जाते थे हर साल, वहाँ चेस की कंपटीशन होती है नेशनल लेवल की, और वो चेस बहुत अच्छा खेलते थे। तो चेस का तो एक उनके लिए बहाना था, हकीकत में उनको थोड़ा अकेले रहने की इच्छा होती थी, तो साल में 15 दिन वो सांगली चले जाते थे और एक गेस्ट हाउस में रहते थे और चेस कंपटीशन में भी जाते थे, सब लोग उनको जानते थे उधर। और वो वहाँ रहकर कुछ साधना और लेखन कार्य उनका वहाँ ज़्यादा चलता था। तो सांगली के अंदर ही वो गए थे मई 1994 में, और वहाँ पे उन्होंने देह छोड़ दिया। तो इस तरह एक आम आदमी की तरह वो जिया। उन्होंने कभी कोई ना आडंबर किया, ना गुरु होने का कोई दम किया। वो कहते थे मैं गुरु नहीं हूँ, सबका फ्रेंड हूँ, और इसी भाव से वो सिखाते थे, कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया। और जो गुप्त विद्या थी, ये शिष्य प्रिगमिक विधि थी, जो गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही थी, जो पहले गुरु शिष्य को पर्सनली ही सिखाते थे, ये चीज़ हमारे लिए ओपन कर दी और हमारे उनकी किताबों में भी लिखी और प्रैक्टिकल भी उन्होंने जहाँ जहाँ गए वो कराया। तो जैसे अभी रमनानी साहब ने कहा, इस तरह ये अनमोल चीज़ रिफाइनिंग और सिस्टमेटिक यूजिंग हम देखे गए हैं और सिंसियरली करेंगे तो इससे ही परिवर्तन हो जाएगा। बाकी तो बहुत सारी साधना है और लोग अलग अलग साधना के नाम पर इतना समय व्यतीत करते हैं, भागते रहते हैं, कभी एक गुरु के पास, कभी दूसरे गुरु के पास, कभी ये किया, कभी वो किया, अंत में कुछ काम नहीं बनता है। क्योंकि एक जगह पर सिंसियरली हम जब तक डीप में नहीं जाते हैं तब तक आगे हमारा प्रोग्रेस नहीं होता है। तो यही उन्होंने हमने सिखाया है। और उनका एक सूत्र था, ब्रीथ इन लव, ब्रीथ आउट फॉरगिवनेस। ब्रीथ इन लव, श्वास लेते हो तो एक प्रेम का भाव हमारे अंदर आना चाहिए। ब्रीथ आउट फॉरगिवनेस, सबको माफ कर दो। किसी ने कुछ बोला, किसी से कुछ हुआ, मन खट्टा हो गया, छोड़ दो, जाने दो, फॉरगिवनेस, माफ कर दो। तो ये उनका खास एक टीचिंग था, 2 लाइन के अंदर उनका टीचिंग है
ब्रीद इन लव विदाउट फॉरगिवनेस। और उसी तरह वो जिए थे, सबको प्रेम करते थे, सबको निस्वार्थ भाव से सिखाते थे, किसी से कोई उनका मनमुटाव नहीं था, कुछ नहीं उनसे होता था। तो ऐसा जीवन उन्होंने जिया था और एक आदर्श रूप में हमें किस तरह जीना चाहिए। गृहस्थी, क्योंकि उनके भी 2 बच्चे थे, कामकाज करते थे, उनकी फैक्ट्री थी, बॉयलर बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, पर अच्छे गृहस्थी, गुड हाउस होल्डर जिसको कहते हैं, किस तरह होना चाहिए। न कभी उनकी वाइफ के साथ उनका कभी झगड़ा हुआ है, न कभी उनकी वाइफ को उन्होंने कुछ चीज़ के लिए मना किया है, जो भी वो कहते थे कि हाँ ठीक है। तो इतनी उदारता से वो जिए और उनके साथ में जो थे उनको उन्होंने कुछ न कुछ लिया अपनी अंदर से। तो वो उनका इस तरह का भव्य जीवन था। वो इस तरह आए पृथ्वी पर, उनको जो कोई टाइम था आने का, कुछ देने का, कुछ करने का, वो कर कर चुपचाप चले गए। तो ये इनकी जीवन कहानी है। बोलिए, आप क्या समझना चाहते हैं सारे सिस्टम के बारे में, क्या जानना चाहते हैं? क्योंकि वो तो सागर जैसा है, मैं कितना बताऊंगा। देखा ना अभी किताब हमने जो लिखी है 450 पेज की, जो अभी हमने देखी, इनके अलावा भी बहुत सारा उन्होंने लिखा है। इनर डिसिप्लिन पार्ट 1, पार्ट 2, इसके अलावा नोट्स कितनी सारी, डिस्कोर्सेस 1 से लेके 7 वॉल्यूम है उसके, इतना सारा उन्होंने सब लिखा है। बुक का थोड़ा शॉर्ट बताइए, कौन सा? जो आप सर को देखती है। हाँ, ये जो हमने अभी देखी द पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ किताब, वो एक्चुअली एक जीव की पूर्ण यात्रा के अंदर के लिए ये किताब है। जीव हम जो है, तो जैसे कल हमने बताया था कि भाई भूभुवस्व के अंदर आता है जीव और फिर साधना करके मुक्त होता है। तो जैसे कल हमने कॉस्मोलॉजी देखी थी, मैंने जो बताया वो कल ये किताब का ही है पूरे के पूरा। इसके अंदर मैंने बताया था कि भाई क्रिएशन और एग्जिस्टेंस, क्रिएशन में सत्यम, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, और फिर एग्जिस्टेंस के अंदर भूभुवस्व। तो ये यात्रा जो जीव की होती है, आत्मा इन्वोल्यूशन के लिए नीचे आता है और फिर नारी पर आके आगे जब वो भूलोक के 4th स्टेज में आता है, उसके बाद में वो साधना कर सकता है और अपना मुक्ति का मार्ग खुद ब खुद ले सकता है। इसका बहुत डिटेल के अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें दी है और उसके साथ में प्रैक्टिसेस दी है कि देखिए इस तरह अभी हम एक जो बंधन में आ गए हैं, चाहे वो वॉलंटरी बंधन है, फिर भी हमें किस तरह मुक्त होना है सारी चीज़ों से। जो बंधन हमारे ऊपर आए हैं, इससे हम किस तरह मुक्त हो सकते हैं, उसकी साधना, उसकी प्रैक्टिस भी सब उन्होंने दी है। और व्यक्ति की स्थिति समझने के लिए उन्होंने डायग्राम्स दिए हैं, अगर आपने देखा होगा तो। डायग्राम 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C, इस तरह के 5 डायग्राम हैं। इससे व्यक्ति कौन सी भूमिका के ऊपर है वो हम जान सकते हैं। और जो अभी ये देखो, आप यहाँ नाम लिखा पढ़ते होंगे, IESM केंद्र। IESM क्या है? तो IESM जो है वो तावरिया जी ने इसके ऊपर ही ये सारी चीज डायग्राम, और जो IESM उसको क्या कहेंगे, वो क्या चीज है? इंटेलेक्ट इमोशनल सेंटर तो क्या कहेंगे? ये चीज का है ये चीज इंटेंसिटी माइंड के हमारे इंटेंसिटी चार्ट। इंटेंसिटी चार्ट है ना, उसके अंदर ये चीज है। हाँ, तो ये मैं आज तो हम इंटेंसिटी चार्ट डायग्राम वो दोनों जुड़े हुए हैं, तो उसकी बात करेंगे, क्योंकि पहले ये समझना जरूरी है। और आप कोई भी किताब तावरिया जी की पढ़ेंगे तो उसके अंदर यही चीज आएगी पहले तो, कि भाई हमारा क्या केंद्र है, किस तरह, जिसको हम नॉर्मल कोर्स में मन कहते हैं, तो मन जो है वो उन्होंने ये IESM केंद्रों से लेके हमें समझाया है। तो मैं बोर्ड पर आपको समझाऊंगा ताकि आसानी पड़े।
4 केंद्र है, इसको शॉर्ट में IESM कहते हैं। IESM, I का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल सेंटर, ठीक है। E का इमोशनल सेंटर, S का सेक्स सेंटर, और ये मूविंग सेंटर। अब ये इसकी इंटेंसिटी बनती है। इंटेंसिटी क्या है वो मैं समझाऊंगा फिर आगे। इंटेंसिटी शब्द क्या है? अब इसकी इंटेंसिटी जो है वो इंटेलेक्चुअल सेंटर की 2000 है, इसकी 4000 है, इसकी 8000 है, और इसकी 2000 है। ये अभी खाली समझ लो, बाद में फिर मैं इसको रिजल्ट समझाऊंगा। तो रेशियो का क्या हुआ उसका? 24882, ठीक है। अब ये चीज क्या है? अब इसके समझने के लिए विचार की प्रक्रिया को समझना पड़ता है कि भाई हमारे अंदर विचार किस तरह बनते हैं। तो भगवान ने हमें 5 इंद्रियां दी है। आँख है, कान है, नाक है, सेंसिस जो है ये अपनी त्वचा है, और टेस्ट। इसको 5 को इंद्रिय कहते हैं। 5 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय जो है वहां से हमारे अंदर कोई चीज अंदर आती है, और वो चीज आगे जाके विचार बनती है। वो चीज को क्या कहते हैं? जो 5 इंद्रिय से अंदर आता है उसको क्या कहते हैं? इनकमिंग इम्पल्स। ये शब्द आपको सब याद रखने चाहिए। इनकमिंग इम्पल्स। इसको हिंदी में कहे तो स्पंदन या तन्मात्रा या एक प्रकार का वाइब्रेशन। तो 5वें इंद्रिय से ये इनकमिंग इम्पल्स हमारे अंदर आया। कैसे आता है? जैसे कि मैं आंख से ये भाई को देख रहा हूँ, तो मेरी आंख जो है वो जो देख रही है, तो क्या है, क्या देख रही है? ये जो है एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति के अंदर से कुछ जो स्पंदन निकल रहा है वो मेरी आंखों में आते हैं, और आंखों में आके फिर मेमोरी में जाते हैं। तो मेमोरी में पता है मेमोरी को कि भाई ये व्यक्ति ये है, ये व्यक्ति का नाम देवेंद्र है, हाँ, तो वो मेमोरी में है। तो वो जो हुआ वो मेमोरी का यूज होके विचार बनता है, इससे नॉलेज बनता है कि ये कौन व्यक्ति है। अब कोई चीज हम जिंदगी में पहली बार देखते हैं जिसकी मेमोरी नहीं होती है, तो क्या होगा? अभी एक बच्चा है, वो कोई चीज को देखेगा, गाय को पहली बार देखेगा, तो वो क्या कहेगा? ये क्या है? मतलब क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य। तो हमारी मेमोरी किस तरह बनती है? बचपन से इस तरह सीख के, ये क्या है, ये क्या है, ये व्यक्ति है, ये रास्ता है, ये कार ये है, कार को इस तरह चलाते हैं। इस तरह धीरे धीरे करके हमारे अंदर मेमोरी बनती जाती है, और फिर हर समय वही मेमोरी का उपयोग होता है। पर 5 इंद्रिय से ही जो चीज आएगी उससे ही ये पहचान होगी। आंख से आया है तो मैं देखूंगा कि भाई ये व्यक्ति है। कान से मैं कुछ सुन रहा हूँ, एक म्यूजिक सुन रहा हूँ, एक फ्लूट सुन रहा हूँ, तो मुझे हाँ ये हरिप्रसाद चौरसिया ने शायद बजाया है, तो अंदर नॉलेज पड़ा है कि भाई फ्लूट ऐसी बजती है तो हरिप्रसाद ने बजाई। तो हर चीज का, अभी खाना खाते हैं तो टेस्ट पता है, ये स्वीट है, ये तीखा है, ये कड़वा है, तो ये सब हमारे मेमोरी के अंदर है। तो जब जीभ के ऊपर कोई स्वीट टेस्ट आता है तो तुरंत जीभ बोलते हैं हाँ ये स्वीटनेस है। तो 5 इंद्रिय से, नाक से स्मेल लेते हैं तो भी वही तरह हमें ज्ञान होता है कि अच्छी सुगंध है या अच्छी नहीं है। तो इस तरह, और लास्ट में त्वचा, जब त्वचा स्पर्श होता है तो भाई ये स्मूथ है, रफ है, कैसा है, तो इसको संवेदना कहते हैं। ये 5 इंद्रिय से जो फीलिंग होती है उसको क्या कहते हैं? संवेदना, सेंसेशन।
और ये सेंसेशन योग के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संवेदना के द्वारा हम यात्रा कर सकते हैं। हमारा जो दिमाग भटकता रहता है उसको अगर रोकना है तो हमें संवेदना के ऊपर आना है। अभी गर्मी लग रही है तो संवेदना है, तो हम गर्मी को जब लगती है तो हम रिएक्ट करते हैं, अरे गर्मी बहुत है पंखा चल रहा हो, इसको महसूस नहीं करते, उसके साथ रहते नहीं। उसके साथ जब रहते हैं तो वो ध्यान बन जाता है। तो हर पांचों इंद्रिय से हमारा ध्यान हो सकता है। तो ये साइंस ये है कि इनकमिंग इम्पल्स हमारे पांचों इंद्रिय से अंदर आया, फिर ये जो ब्रेन का पीछे का हिस्सा है वहां मेमोरी पड़ी है। तो इनकमिंग इम्पल्स मानो क्या आंख से अंदर आया, ठीक है, अब वो माइंड से ऊपर जाता है और यहाँ मेमोरी पड़ी है पिछले हिस्सा। इसको जो है वो दो प्रकार की मेमोरी और दो प्रकार की, इसको तावरिया जी पूल कहते हैं, मेमोरी पूल। मतलब जैसे स्विमिंग पूल होता है इस तरह ये मेमोरी पूल है जहाँ पड़ी है मेमोरी। तो इसमें किस जन्म की है, इसको शैलो मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और इसमें डीप मेमोरी है, अनेक जन्मों जो पिछले हमारे हो गए, अभी तक में हमने कितने जन्म लिए थे हमें पता नहीं, और उसकी सबकी मेमोरी है। आज से 100 जन्म पहले मैं क्या था उसकी मेमोरी इसमें यहाँ पड़ी है। अगर मैं ध्यान के द्वारा यहाँ जा सकता हूँ तो मैं जान सकता हूँ कि 100 जन्म पहले मैं क्या था, और ये योगी कर सकता है। ये सामान्य व्यक्ति के अलाउड नहीं है उसके अंदर जाने का, डेंजर है, क्योंकि बहुत भयानक चीज होती है। पुरानी चीजें याद आ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, बैलेंस चला जाएगा दिमाग का। सामान्य आदमी यहाँ जा नहीं सकता, कुदरत ने ये दरवाजा बंद करता है। तो हमारा इनकमिंग इम्पल्स आता है वो स्पाइन से जो आता है यहाँ आता है। शैलो मेमोरी जैसा हमने देखा ना कि एक चीज देखी तो उसकी मेमोरी यहाँ पड़ी है। जैसे मैंने गाय देखा तो गाय की मेमोरी यहाँ पड़ी है। अब ये जो है मेमोरी पड़ी है गाय की, कैसी पड़ी है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब यहाँ शब्द नहीं है, यहाँ शब्द नहीं है, यहाँ विचार नहीं है, वहाँ एक प्रकार का कंपन होता है, वाइब्रेशन। तो इनकमिंग इम्पल्स गाय का, मैंने गाय को देखा, गाय का जो वाइब्रेशन मुझे आया आँख में, मानो कि 5000, एक फॉर एग्जाम्पल 5000 के वाइब्रेशन वाली चीज मैंने देखी अंदर आई, ठीक है। अब 5000 के वाइब्रेशन वाली कौन सी ऐसी चीज की मेमोरी मेरे अंदर है, तो वो ढूंढ लेती है। ये इनकमिंग इम्पल्स अंदर आया और इसको तावरे जी कहते हैं आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न। तो यहाँ आइडेंटिकल मेमोरी पड़ी है गाय की, या जो चीज देख रहे हैं उसकी, तो वही मेमोरी बाहर आएगी और ये दोनों का मिलन होगा। ये दोनों का मिलन होना जरूरी है, तभी विचार बनता है। इनकमिंग इम्पल्स आया बाहर से 5 इंद्रियों से, अंदर मेमोरी पड़ी है, मेमोरी के जब मेमोरी बाहर निकलती है दोनों मिल जाते हैं। अब दोनों मिलके यहाँ ब्रेन के आगे के हिस्से, ये जो हमारा हिस्सा आगे का हिस्सा, इसको तावरिया जी ब्रेन 1 भी कहते हैं और रजिस्ट्रेशन एरिया भी कहते हैं। यह है ब्रेन 1 या उसको रजिस्ट्रेशन एरिया कहते हैं। ठीक है। अब ये दोनों मिलके इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न दोनों यहाँ इकट्ठे हो गए। अब यहाँ से ब्रेन के ऊपर से ट्रैवलिंग करके यहाँ आते हैं। ये हिस्सा विचार कहाँ बनता है, यहाँ बनता है, पीछे नहीं। अब जब इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न बने तो वो तब तक तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थे। जैसे कंप्यूटर में है, आपके कंप्यूटर में क्या है, मेमोरी पड़ी है, फिर आपको वो उसको ये करते हैं तब वो कोई चीज स्क्रीन के ऊपर आती है कि भाई ये चीज, तब आप जान पाते हैं। उससे पहले वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर मेमोरी अंदर पड़ी है कंप्यूटर के अंदर। इसी तरह ये जो है ये दोनों मिलके जो यहाँ तक आता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है वो चेंज होता है और विचार बनता है, तो वो जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में आता है। विचार हमारा क्या है, कौन से फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ये जो है इसके पहले की स्थिति है वो अति सूक्ष्म स्थिति है, मॉलिक्यूलर से बड़ा स्थूल है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर स्थिति में आएगा तभी विचार बनेंगे। ये दोनों यहाँ आए रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर। अब ये चारों केंद्र यहाँ पड़े,
जिसको हम IESM कहते हैं वो कहाँ है? समझ में आया अभी? जी सर। आपको समझ में आया? हाँ? ये रजिस्ट्रेशन एरिया यहाँ अंदर पड़े है, तो फिजिकल में नहीं है, ये एस्ट्रल बॉडी में। अब हमारे अंदर 3 बॉडी और 3 माइंड है, वो भी पहले समझ लेना चाहिए भाई। ये फिजिकल बॉडी को तो हम जानते हैं, ये जो है फिजिकल बॉडी, उसका माइंड क्या है, उसको क्या कहते हैं? ब्रेन, राइट। दूसरा कौन सा बॉडी है? ठीक है, इसका माइंड क्या है? मनन। मनन के मनन मनन मनस कर और तीसरा बॉडी मानसिक शरीर मेंटल बॉडी। इसका वो मन की क्या है? हाँ? बुद्धि। बुद्धि मतलब ये बुद्धि तो गायत्री में क्या देखा था? धीमहि प्रज्ञा। तो बुद्धि शब्द तो है पर प्रज्ञा के अर्थ में है। ठीक है, अब इसको अगर साइंस की भाषा में समझना है तो इसको सेल्यूलर बॉडी भी कहते हैं, सेल से बना है, सेल्यूलर बॉडी। हाँ, फिजिकल बॉडी, सेल्यूलर बॉडी। ये एस्ट्रल बॉडी, ये मॉलिक्यूलर, और ये इलेक्ट्रॉनिक। आप समझे? ये अभी इनकमिंग इंपल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं ना, ये दिमाग से ऊपर के जाता है तो फिर वीडियो देख लेना, अभी दिमाग से ऊपर से ही जाएगा। 2-4 बार इसको सुनेंगे ना, तब ये दिमाग में बैठेगा। तो ये 3 बॉडी है और 3 प्रकार के मन है। अब ये जो अंदर आता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है। ये देखा ना, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये चीज अंदर इनकमिंग इनपुट है, मेमोरी की पर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब दोनों मिलके यहाँ जाते हैं 4 केंद्र के ऊपर। अब ये यहाँ 4 केंद्र के अंदर जो कुछ, जब ये आके यहाँ आते हैं तो विचार बनने से पहले क्या होता है? डीकोडिंग होता है, क्योंकि इसका फॉर्म अलग है, उसका ये कोडेड फॉर्म में है। कोडेड फॉर्म में, कोडेड मतलब क्या? खाली संज्ञा है, शब्द नहीं है। ऐसे जैसे कंप्यूटर में देखते हैं टक 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 टक, ऐसे तो कंप्यूटर की लैंग्वेज देखी है, साइन लैंग्वेज है, उसके अंदर शब्द नहीं होते हैं। तो ये जो है यहाँ जब ये आते हैं तब तो वो कोडेड फॉर्म में होते हैं। यहाँ जब आते हैं तो डिकोड होता है विचार बनने के लिए, मतलब शब्द। अभी मैंने देखा तो उसका शब्द फिर आएगा ना कि ये सो एंड सो है, या ये मैंने सुना, या ये देखा, जो भी है। तो ये यहाँ का सब ये होता है। तो जो मोमेंट के ऊपर डिकोडिंग होता है उस मोमेंट के ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बदल के ये इसका फॉर्म आ जाता है मॉलिक्यूलर। तो विचार बन गया हमारा मॉलिक्यूलर, सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो मॉलिक्यूलर है, तो मॉलिक्यूलर विचार बन गए। अब यहाँ ये 4 केंद्र है, तो 4 केंद्र में से कोई 1-2 केंद्र के ऊपर ये विचार बनते हैं और फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो मैं एक विचार कोई कर रहा हूँ मानो कि, तो वो कौन से इसके ऊपर, अभी ये शब्द है, उसका एक दूसरा भी अर्थ है। ये IESM हम कहते हैं, उसका ओरिजिनल सेंस क्या है? सत्व रजस, सत्व रजस तमस है। ये I का मतलब सत्व, E का मतलब रजस और S का मतलब तमस। ठीक है, तो जो हमारे अंदर चीज बाहर से आई वो क्या लेके आई? सत्व लेके आई, रजस लेके आई, या तमस लेके आई? हमें क्या बढ़ाना है तीनों में से? सत्व बढ़ाना है और रजस तमस को कम करना है, बराबर है। तो हमको इस तरह की चीज हमारे अंदर आनी चाहिए कि वो रजस सत्व बढ़ाए। ज्यादातर तो क्या होता है
किसी को देखा तो व्यक्ति झगड़ा कर रहा है तो अंदर भी उबल रहा है हमारे अंदर, क्या हुआ? ये रजस तमस बढ़ गई। कोई जगह अच्छी जगह मंदिर में जाते हैं, थोड़ा शांति सुकून मिलता है तो क्या होता है? थोड़ा सत्व बढ़ जाता है। पर दिन में ऐसा मौका बहुत कम होता है सत्व बढ़ाने का मौका, क्योंकि दिन में हमारा दिमाग ही ऐसा है। अब हमारा दिमाग की हालत भी यही है। ये क्या है? 2482 के अंदर क्या समझना है? देखो ये रजस है, मानो ये तमस है, तो ये कितना है और ये कितना है, और सत्व तो कितना है खाली? बराबर है। तो ये हमारी ऑलरेडी स्थिति है, ये मेंटल स्टेट है। जो सामान्य आदमी है, जो साधना नहीं करता है, और 100 में से 99% लोग जो है ये स्थिति में जीते हैं, जिसके अंदर रजस और तमस ही भरा हुआ है एकदम। इसीलिए तो लोग बात बात के ऊपर झगड़ते हैं। क्यों झगड़ते हैं? किसके अंदर रजस तमस कितना है, आप उसको थोड़ा भी कुछ बोलोगे कि वो एकदम उसका रजस तमस निकल आएगा। दुनिया में सब झगड़ा है, ये किस चीज का? ये रजस तमस का झगड़ा है। सत्व तो कम है, अगर सत्व बढ़ता है तो झगड़े ही नहीं होते। तो ये जो इनकमिंग इम्पल्स आता है, तो नॉर्मल कोर्स के अंदर हमारी ये स्थिति है, इसलिए यहाँ खुलता है, या ई और एस दोनों के ऊपर खुलता है। मतलब रजस तमस वाला अंदर इम्पल्स आया और रजस तमस जो अंदर पड़ा था उसको बढ़ा दिया। अब ये 4000 है तो उसका 5000 भी हो सकता है, उसका कम भी हो सकता है। अब ये जो इसको इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज यहाँ आके डिकोड होती है तो एक दोनों का ये होता है, क्या कहते हैं, क्लेश, दोनों का एक दूसरे के साथ टकराव होता है। तो टकराव होता है, उस समय जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं उसको इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी क्या है कि ये डिकोड हुआ और उस दरम्यान जो विचार बना, तो एक पावर समझो कि विचार बना, कितना पावरफुल बना, वो पावर जो बना इसको इंटेंसिटी कहते हैं। अब हमारे कोई विचार बहुत पावरफुल होते हैं, गलत विचार भी पावरफुल होते हैं और अच्छे विचार भी पावरफुल होते हैं। तो जो बना उस समय जो टकराव हुआ और जो स्पंदन निकले उसको इंटेंसिटी कहते हैं। तो इंटेंसिटी कब करती है? ये शब्द इंटेंसिटी, विचार बनते हैं और कौन सी स्थिति में विचार बने, कितने फोर्स से ये चीज बनी, उसको इंटेंसिटी कहते हैं। ऐसे नॉर्मल भी हम कहते हैं भाई इसके अंदर इंटेंसिटी ज्यादा है, ये चीज की इंटेंसिटी शब्द हम दूसरे सब इसमें नॉर्मल यूज में भी करते हैं। उसमें भी बात यही है कि भाई एक आदमी के अंदर ज्यादा फोर्स है तो बोलते हैं कि ये इंटेंसिटी वाला आदमी है, तो उसके अंदर तीव्रता ज्यादा है। तो यही चीज यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2482 इस तरह हमारे अंदर ये रहता है। और ये सामान्य व्यक्ति की स्थिति, जिसके अंदर सत्व बहुत कम है, रजस इससे 2 गुना है, तमस उससे भी 2 गुना है। और ये जो है वो एक इंटेंसिटी, इसको रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहते हैं, वो बाद में समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक एक स्ट्रक्चर, एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज होती है। यहाँ तक समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया? थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा ऐसा बोला ना, थोड़ा थोड़ा है। तो ये कावड़िया जी ने ये साइंस इसलिए दिया है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, इसके लिए दिया है। ये सामान्य व्यक्ति जो साधना नहीं कर रहा, इसकी स्थिति ऐसी है, उसको डायग्राम बन के, ठीक है। तो सर ये 2482 आपने लिखा, तो वो स्थिति अभी फिर कौन सी बनेगी? साधना करेंगे तो सत्व बढ़ेगा। हाँ, वो अभी दूसरी स्थिति है, वो डायग्राम 2 होगा। मन की बात कर रहे हैं। ये 1 की बात हो गई। अब कोई मानो कि साधना कर रहा है, कोई कुछ प्रयत्न कर रहा है कि इसके कारण सत्व बढ़ जाए, कोई भी साधना, कोई भक्ति कर रहा है, कोई ज्ञान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है कि जिससे सत्व बढ़े। सब साधना का लक्ष्य तो यही है कि सत्व किस तरह बढ़े। अब कोई साधना करता है तो फिर सत्व कितना बढ़ेगा? 5 तक 5 तक जाएगा ना। मतलब
ये होगा 5000 2000 बराबर। फिर ये 2000 जाएगा 2000, वो भी 2000 ये भी 2000 और 1000 और 1000। ठीक है, तो रेशियो क्या हुआ? 5 to 1 5 2 to 1 to 1। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी तीव्रता थोड़ा कम हो जाएगी, जो बढ़ी हुई है बैलेंस हो जाएगा, फिर हमारी स्थिति ये रजस तमस जो बढ़ा है वो अभी ये व्यक्ति के अंदर कम हुआ कम और उसके अंदर सत्व बढ़ गया है। तो अपने विचार में भी थोड़ा कमांड आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा, स्थिति थोड़ी बदल हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। 5 to 1 तो आप 1000 साधक होंगे, साधक की बात कर रहा हूँ, 1000 साधक होंगे, एक का भी शायद होगा, 1000 में भी एक व्यक्ति का ये 5 to 1 होगा। नॉर्मल क्या होता है, साधना करते तो बिटवीन 2482 एंड 5 to 1, ये तो दो, ऊपर नीचे होते रहे। ये तो दो एक फिक्स जगह है। नॉर्मल कोर्स में दिन भर में हम फ्लक्चुएट होते हैं हर क्षण। अभी आप शांत बैठे हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा 5 to 2 और की नजदीक जाएंगे। अब किसी ने आके कुछ कर दिया तो फिर नीचे आ जाओगे, फिर 2482 की नजदीक आ जाओगे। तो सामान्य साधक है वो हमेशा दिन भर में फ्लक्चुएट होता है। सुबह सुबह में एक्सरसाइज किया, फिर से बच्चा चल रहा है तो जरा ऊपर चला गया, फिर कुछ गड़बड़ हो गई, चालू हो गई तो फिर नीचे आ गया, फिर दूसरे दिन जरा ऊपर गया। इस तरह सामान्य साधक का होता है। अब जब वो साधना अच्छी तरह करता है तो जरा ये और ऊपर की ओर ज्यादा चला जाता है, नीचे कम फिर आता है। तो ये उसके अंदर दूसरी चीज समझने की क्या है, ये 5 है। अब ये तीनों का टोटल क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस हो गया। संतुलन आ गया। एक और सत्व है 5, दूसरी ओर रजस तमस मिलके 5 हो गए। तो अभी लाइफ इसकी बैलेंस है। 2482 में कौन सा चीज ज्यादा थी? 8 8। तमस। अब एक ये है और ये बाकी के 3, इसका टोटल करो। बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस किस में होगा? तमस। तमस से होगा। तमस, एक तमस इतना पावरफुल है कि बाकी का तो जो है वो तीनों मिलके भी तमस को पहुंच नहीं सकते। सत्व तो बेचारा एकदम कम है, रजस तो थोड़ा भी है, तमस एकदम हाई है। तो तमस इतना पड़ा है व्यक्ति के अंदर। तमस मतलब एकदम ऐसी चीज जैसे कि अरे ना आवाज कम हुआ। इसकी इंटेंसिटी कम हो बढ़ानी पड़ती है। दौलत भाई माइक की बात हो रही है, वो भी बोलना पड़ता है। दौलत भी संतुलन में रहता है। ठीक है, तो ये सामान्य व्यक्ति की स्थिति ऐसी कि जिसके अंदर तमस ही भरा है, वो दिन भर झगड़ा करेगा, बक करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो शांति से बैठ नहीं पाएगा, दूसरों को इरिटेट करता रहेगा, खुद भी दुखी होगा, दूसरों को भी दुखी करेगा। फिर जो क्रिमिनल लोग हैं, वो क्रिमिनल लोग भी यहाँ इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा गुनाह करते हैं, खराब रास्ते के ऊपर जाते हैं। ये सब क्योंकि तमस जाता है, इसलिए व्यक्ति गलत रास्ते के ऊपर चला जाता है, उसको कोई सुधार नहीं सकता है। तो वो अगर साधना करता है तो उसके अंदर परिवर्तन आता है। ये चीज है। अब इसके अंदर एक और चीज भी समझना है, ये इंटेंसिटी 2 रूप में है। कौन सा 2 रूप? पॉजिटिव और नेगेटिव। प्लस एंड माइनस। प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, उसको क्या कहेंगे? प्लस एंड माइनस। तो ये 5000 प्लस भी हो सकता है, 5000 माइनस भी हो सकता है। ये भी प्लस हो सकता है ना माइनस हो सकता है, ये भी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। माइनस का मतलब क्या हुआ? अब ये तो हम इसको तत्व कहते हैं, पर अगर ये माइनस में गया तो वो भयंकर हो जाए, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी सत्व का जैसी व्यक्ति की तरह। और तावड़िया जी एक एग्जाम्पल देते हैं हिस्ट्री के अंदर। हिटलर था, ये स्थिति का। हिटलर बहुत अंदर से आप बहुत पहुंचा हुआ था,
उसके अंदर वो चीज हम गलत चीज घुस गई थी, इसलिए उसके अंदर ये नेगेटिव चीज हो गई। नहीं, हिंदुस्तान में रावण सर, हाँ? रावण की भी अच्छी उदाहरण। पर ये तो हिस्ट्री के, रावण थोड़ा माइथोलॉजी हो जाता है, ये तो हमारे सामने हुआ 100 साल पहले, 50 साल पहले। तो ये व्यक्ति जो थी उसके अंदर काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति था, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी थी किस तरह युद्ध करना है, कहाँ अटैक करना है, क्या करना है, किस तरह जीतना है, वो सब कुछ उसके अंदर था। क्योंकि उसके अंदर ये चीज मानो कोई साधना से या किसी तरह उसके अंदर ये चीज आ गई, पर कमनासिटी उसकी इतनी कि वो नेगेटिव में चली गई, तो वो तो बर्बाद हो गया, पर आधी दुनिया को बर्बाद कर दिया। अगर वो चीज पॉजिटिव होती तो वो योगी बन जाता। ये चीज है, ये प्लस माइनस। तो हमारे अंदर हर समय जब विचार बनते हैं तो इस तरह इंटेंसिटी बनती है। अब ये तावड़िया का पूरा उसके अंदर जो टेबल देखेंगे, IESM केंद्रों का टेबल है, मैं अभी लाया नहीं हूँ किताब, उसके अंदर आप इंटेंसिटी देख पाओगे कि भाई एक व्यक्ति ने एक विचार किया तो उससे कितनी इंटेंसिटी बनती है, 200, 400, 600 कौन से केंद्रों में बनती है। और दूसरी चीज ये कि उसके सामने उन्होंने डिसीज दिए, तो हम ये इंटेंसिटी को डिसीज से भी तय करते हैं। एक व्यक्ति को घाव हो गया, या एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, या एक व्यक्ति को कुछ भी हो गया, कोई भी डिसीज, तो उसके सामने ये माइनस इंटेंसिटी लिखी है कि ये व्यक्ति की कुछ ऐसी गलती है जिसकी वजह से उसकी ये माइनस इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई, इसके कारण ये डिसीज हो गया। इनर डिसिप्लिन के पीछे दिया है ना सर? इनर डिसिप्लिन के अंदर वो टेबल नहीं दिया है मेरे ख्याल से, हिंदी बुक में शायद। हिंदी बुक में भी है। आप हिंदी सब बुक डिस्ट्रीब्यूट कर देना यहाँ, आज कर दे। हाँ, सबको एक एक कॉपी हमारी ओर से भेज दे देना, ठीक है। तो उसके अंदर जो है, ये जो है इंग्लिश के अंदर योग सूत्र जो है और पर्पस परसेंटेज है, दोनों के अंदर ये पीछे है, इंटेंसिटी चार्ट इसको कहते हैं। तो ये इसका बेसिक आइडिया है। ये डायग्राम 1, ये डायग्राम 2। अब डायग्राम 3A, अब 2 में क्या देखा हमने, 5 to 1, पर ये 5 to 1 भी अभी एस्टैब्लिश नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं हो गया है, ये कभी कभी थोड़ा हट जाता है। अब वो जब फिक्स हो जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो कौन सी स्थिति बनेगी, 3A की स्थिति बनेगी कि अभी चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाएगा वो हिलेगा नहीं, उसका जो सत्व है वो 5 का 5 पर ही रहेगा, दुनिया चाहे लुट जाए कुछ भी हो, तो वो 3A की स्थिति बन जाएगी। तो तावड़िया जी ये कहते हैं कि एक हाउस होल्डर होता है, उसको यहाँ तक पहुँचना है, मतलब कि वो अंदर भी है और बाहर भी है। अंदर वो 5 to 1 में और वो लेवल से वो सब कुछ काम कर रहा है, तो ये दोनों स्थिति को वो मेंटेन कर रहा है। वो 3A की स्थिति, वो 5 to 1 एस्टैब्लिश शब्द यूज करते हैं, यहाँ अनएस्टैब्लिश है। और उसके आगे दूसरे भी दो है, वो तो बहुत हायर है, खाली आपको जानकारी के लिए देता हूँ। बाद में आता है 3B। अब 3B के अंदर क्या है कि जो हमारे अंदर ये जो माइंड बना ना, इंडिविजुअल माइंड कम करता है, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है। ये जो भूभुवस्व जो है उसका अपना एक माइंड है, उसको तावड़िया जी यूनिवर्सल डिवाइन माइंड कहते हैं, UDM, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है, जो ब्रह्मांड का मन है, अथवा तो तावड़िया जी इसको भगवान का मन कहते हैं। और वही मन हमारे अंदर ये इम्पल्स के साथ में आता है, तो वो इम्पल्स के रूप में हमारे अंदर आता है, तो हमारा अंदर एक जो मन बनता है इसको इंडिविजुअल माइंड कहते हैं। तो दो मन हो गए, एक UDM यूनिवर्सल डिवाइन माइंड और एक इंडिविजुअल माइंड, ठीक है। ये इससे ही बना है, पर अभी गड़बड़ी ये करता है, हमारे अंदर जो गड़बड़ी है ये इसकी, अगर इसको हम हटा सकते हैं तो क्या होगा, ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड हमारे अंदर आके काम करना चालू कर देंगे। तो जो संत लोगों को हम देखते हैं, उनकी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं होती है, उसका इंडिविजुअल माइंड काम नहीं करता है, वो परमात्मा की इच्छा से काम करते हैं, मतलब इसकी इच्छा से। यूनिवर्सल डिवाइन माइंड उसके अंदर आया और उसको जो आज्ञा मिलती है या उसको जो इंट्यूशन होती है उसके मुताबिक वो जीता है, काम करता है, दूसरों को मदद करता है। तो ये साधना का पर्पज ये है कि इसको खत्म कर दो।
इंडिविजुअल माइंड को शांत कर दो, ठीक है। तो ये 3D की, अभी 3A में है तो इंडिविजुअल माइंड का उपयोग उसको करना पड़ता है। जब ये स्थिति में आएगा साधक तो यहाँ तो उसको इंडिविजुअल माइंड का उपयोग करना पड़ेगा, पर अभी उसको सब कट करके एकदम अंदर ही जाना है, तो इसको बंद कर देगा। इंडिविजुअल माइंड को काम में ही नहीं लाएगा, सीधा यूनिवर्सल डिवाइन माइंड हमारे अंदर अवतरित होगा और वो हमें ज्ञान देगा। अब यूनिवर्सल डिवाइन माइंड का लक्षण क्या है? ऑल नोइंगनेस। सुना है लगता है लेक्चर। ऑल नोइंगनेस मतलब क्या? सर्वज्ञ, सब कुछ जानता हूँ। सर्वज्ञ, जो परमात्मा के तीन ये है ना, सर्वज्ञ है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट और ओमनिशिएंट। तो सर्वज्ञ है, सर्व जगह पर मौजूद है, सर्वत्र। तो ये जो है ये यूडीएम की स्थिति है, समझे। अब ये यूडीएम ही हमारे अंदर आ गए और हमारा इंडिविजुअल माइंड नहीं रहा तो क्या होगा हमारे अंदर? ऑल नोइंगनेस आ जाएगी। तो फिर किसी से सीखने की जरूरत पड़ेगी, कोई शिविर में जाने की जरूरत पड़ेगी? ये यूडीएम सिखा देगा सब कुछ। इंटेंसिटी चार्ट है वो भी यूडीएम सिखा देगा, पर वो आना चाहिए अंदर। तो ये बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत जन्मों के बाद। ये यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत जन्म लगते हैं, बहुत जन्म। और इतनी सिंसियरिटी से साधना की है तो कभी कभार पहुँचता है इसलिए। और 3C की तो इसके लिए आगे की स्थिति है, वो समाधि की स्थिति है, इसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो हमारा लक्ष्य अब जो हम 2482 में जी रहे हैं, तो किस तरह हम धीरे धीरे करके 522 की ओर जाए, साधना करें। ज़्यादा जितना 3 स्टेप बढ़ेगा इतना आपको आसानी रहेगी 522 की ओर जाने का, क्योंकि हम इतना समझते हैं, बात करते हैं, पर 3 स्टेप बढ़ाते नहीं हैं। जो आधा घंटा कर लिया, बाकी हमारी ज़िंदगी में हम फिर डूब जाते हैं और 3 स्टेप के ऊपर भार ही नहीं देते। इसलिए हमारा रेशियो चेंज नहीं होता। अगर आप धीरे धीरे करके 6-8 घंटे भी दिन में आपका 3 स्टेप होना चालू हो जाएगा तो आप एकदम 522 की नज़दीक पहुँच जाएंगे। इतना काम करना चाहिए। हमारे अंदर आलस, तमस इतना भरा है, यही है। इसके लिए हम 3 स्टेप को, इसकी वैल्यू समझते फिर भी करते नहीं, दूसरी चीज़ों के अंदर घुस जाते दिन भर में, सुबह से लेकर शाम तक। ये करना है, वो करना है, फैमिली के प्रॉब्लम, फैमिली के ये वो, तो ये फिर साधना नहीं होती, यहाँ तक पहुँचना नहीं। इसके लिए थोड़ी सिंसियरली 3 स्टेप रिफाइनिंग और आगे की साधना, फिर एक्सरसाइज, प्रिज्म, ये सब करना पड़ता है। तो हम धीरे धीरे करके 521 की ओर पहुँच जाएंगे। और जिस दिन वो एस्टेब्लिश होगा, 2-4 जन्म यहाँ काम करेंगे, 2-4 जन्म के बाद 3A पर पहुँचेंगे और फिर 10-15 जन्म के बाद 3D पर जाएंगे। इस जन्म में नहीं हो सकेगा। इस जन्म में तो 521 की नजदीक जा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। मैंने कहा ना 6-8 घंटा आपका 3 स्टेप चालू हो जाएगा तो आप थोड़ा 521 की नजदीक पहुँच जाओगे। इतना होगा तो भी आप एक वो सुपर हीरो बन जाएंगे। ठीक है, बोलो। नहीं करिए ना सर, तो रामनानी सर से बात करते जरा ज़्यादा ऐसा कुछ मीटिंग हुआ 522 तक पहुँच जाए तो किसको पहुँचता है वो देखना है। कोई तैयार तो हो कि मुझे जाना है 522 में। हम लोग है ना सर, हाथ पे एकदम बड़ा सा उठा रही हूँ, मैं तो चाहती बस तो कल से 3 घंटा 3 स्टेप ब्रीथिंग चालू करो। थोड़ा सा उसके बारे में सर, थोड़ा सबको ही बताएं। बाद में 3 स्टेप पर हम कैसे बताएं? वो तो प्रैक्टिकल में आएगा ना। हाँ। इसमें कोई को अगर डाउट, कोई ये साइंस को समझ में आया, किसी को कोई नहीं समझ में आता है, अभी तो खाली बुद्धि से ही समझना है इसको। जब होगा तब होगा, थोड़ा बुद्धि से समझ लो। तो बुद्धि से कुछ नहीं समझ में आता है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर पर ये जो ISM सेंटर है, तो हमें ये भी समझ रहा है ना कि हम कौन से सेंटर पे ज़्यादा है, ऐसा तभी अपने तो कुछ समझ में आ जाए कि ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली यही है, हम ये सेंटर नहीं जी रहे हैं। अब हमें किसी ने कुछ कहा और बुरा लग गया, इसका मतलब क्या है? यहाँ ही जी रहे हैं ना, रजस्तम से ज़्यादा है, इसीलिए तो हम ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं।
किसी का सुनते नहीं, किसी से झगड़ा कर लेते हैं। कारण क्या है? यहाँ पड़ा है हमारा बीइंग। हमारा होने पर बीइंग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। बीइंग मतलब मैं। अब मेरी स्थिति अंदर की क्या है, वो इसको बीइंग कहा जाता है। तो मेरा बीइंग अभी नॉर्मली ES में है। अब मुझे इसके अंदर जाना है और उसको बढ़ाना पड़ेगा, सत्व को। तो ये बीइंग है। हम जो साधना करते हैं बीइंग को उठाने के लिए करते हैं। बीइंग मतलब एक जीव जिसको कहते हैं। और बीइंग मैं कौन हूँ, वो आत्मा नहीं। आत्मा तो बहुत दूर की बात है। आत्म तत्व को जानने के लिए आत्मा तत्व तो बहुत दूर है। पहले जो है वो हमारे अंदर जो अभी जो है वो क्या है, मी को बोलते हैं। हाँ, मी को बोलते हैं। हाँ, जो आई हम बोल रहे हैं तो व्हाट इज आई? अभी आप बोलते हैं कि मैं हूँ, ये हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ये किया है, वो किया है, इतना सर्विस किया, तो वो मैं कौन है? वो तो जानना पड़ेगा। और सर्टेनली वो तो आत्म तत्व तो है नहीं। वो तो बोलेगा नहीं कि मैंने इतने तीर मार लिए, तो वो तो कोई और है ना। फिर धीरे धीरे इधर से उधर तक जाना है और फिर आत्म तत्व फिर पता है। इसलिए बहुत मुश्किल है। अभी हम इसमें ही ज्यादा डूबे हैं, इसलिए। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछो। मुझे भी वैसे टाइम ही खत्म करना है। इंटेंसिटी 5000 तक जाती है तो उसको शरीर का दुख महसूस होगा। शरीर का डर, दुख कोई भी हाँ दर्द दुख महसूस होगा उसको। क्यों नहीं होगा? शरीर अपना काम करता है। वो कोई शरीर कोई मेटल का नहीं बन जाता है। ये माइंड की बात है। ये सारी स्थिति जो है वो मेंटल स्टेट है, फिजिकल स्टेट नहीं है। हाँ, फिजिकल स्टेट में थोड़ा चेंज आता है कि उसके बॉडी के अंदर ज़्यादा डिसीज नहीं रहते हैं। जैसे जैसे 5 to 1 की हम नजदीक जाते हैं तो एक चेंज आता है, उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल चेंज। बायोलॉजिकल चेंज आता है तो हमारे को डिसीज नहीं रहते। तो ये जो तावड़िया जी ने इंटेंसिटी चार्ट दिया है उसके अंदर आप देखोगे कि 2482 के अंदर जो माइनस है उसके अंदर ही डिसीज बताया है। 5 to 1 वाला जो है वो पार्ट, उसके अंदर डिसीज नहीं है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स है, गुण है, क्वालिटी है उसके अंदर कि भाई ये व्यक्ति 5000 पर पहुंचा तो उसके अंदर क्या क्वालिटी है। फिर 5000 से थोड़ा नीचे 4500 है तो उसके अंदर क्या क्वालिटी है, 4500 है तो क्या क्वालिटी है, ये सब पूरा दिया हुआ है उनके अंदर। तो फिजिकल तो अपना बॉडी है, उसकी एक मर्यादा है। उसको दर्द भी होता है, उसको भूख भी लगती है, उसको प्यास भी लगती है, उसकी हर एक जरूरियात है और उसके मुताबिक जीना पड़ता है। पर एक फर्क ये पड़ेगा कि कभी ऐसे व्यक्ति के अंदर डिसीज आया तो डिसीज ओवर पावर नहीं करेगा, माइंड का डिसीज नहीं हो जाएगा। अब मेरे पैर में दर्द है तो ये मैं अगर जानूं कि ये शरीर का दर्द है तो ठीक है। अब मैं चिल्लाने लगूं अरे मैं मर गया, मेरे पैर में हो गया, तो क्या हो गया? ये माइंड का दर्द हो गया। तो वो उसमें नहीं होगा। जिसके अंदर 5 to 1 होगा तो हाँ फिजिकल दर्द है तो वो महसूस करता है हाँ शरीर का, क्योंकि वो जो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, वो शरीर से अलग हो सकता है। अभी हमारी चेतना जो है वो शरीर से जुड़ी हुई है। तो शरीर थोड़ा सा भी कुछ होता है, एक स्क्रैच भी हो जाएगा तो शरीर चिल्लाने लगेगा, और शरीर चिल्लाएगा साथ में मन भी चिल्ला रहा है ये क्या हो गया, ये डिसीज आ गया, मैं क्या करूँगा। वो चीज़ 5 to 1 पर पहुँचते हैं, एस्टेब्लिश होता है, फिर नहीं होती है। हमसे महसूस कम होगा। हाँ? दर्द महसूस कम होगा। दर्द फिजिकल है वो तो उतना काम करेगा ना। यहाँ कट आया, अभी योगी है या कोई भी है उसको यहाँ छुरी लग गई और जरा कहता है तो वो तो शरीर तो दर्द करेगा ना, खून निकलेगा ना। ऐसा तो कोई चमत्कार नहीं कि उसके अंदर से खून ही नहीं निकलेगा या उसको, क्योंकि दर्द क्यों होता है? वहाँ ज्ञान तंतु काम करते हैं, नर्वस सिस्टम है, वही तो हमें बताती है कि भाई ये यहाँ हुआ, ये दर्द ये एक बॉडी की एक लैंग्वेज है। दर्द बहुत अच्छी चीज़ है। हम गोली खा के दर्द को दबा देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। अभी मेरा सर दुख रहा है, मैं गोली खा लूँगा तो सर का दर्द तो खत्म हो गया, पर जो उसका कारण है वो तो खत्म नहीं हुआ। किस कारण मुझे दर्द हुआ वो तो वहीं का वहीं पड़ा है। तो दर्द तो बोल रहा है ये कि भाई आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ी है, या आपने ज़्यादा टेंशन इकट्ठा कर लिया है, या कुछ गड़बड़ी है, इसके कारण आपको दर्द हो रहा है। तो वो तो अच्छी बात है कि दर्द है, इसलिए तो हम डिसीज को जान सकते हैं और उसका उपाय कर सकते हैं।
अगर दर्द ही महसूस नहीं होगा तो वो तो अपना डिसीज तो बढ़ता जाएगा, और एक दिन जब वो पूरा फैल जाएगा फिर पता चलेगा अरे ये क्या हो गया। तो दर्द तो अच्छी बात है, उसे घबराने की जरूरत नहीं, उसको मेंटल मत बनाओ, बस इतना ही करना है। दर्द है, बॉडी को है, मैं बॉडी नहीं हूँ, बॉडी को दर्द है, मुझे दर्द नहीं है, मैं हूँ वो अलग हूँ बॉडी। ये एक अंदर एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है। ये चीज को जरा दिमाग में धीरे धीरे करके बिठा देना, एक लेक्चर में नहीं बीतेगा, पर ये जो वीडियो हो रहा है वो अच्छी बात है, वो आपको मिलेगा, तो उसको बार बार जरा सुनना और ये साइंस को अंदर उतार देना, क्योंकि ये साधना के लिए बहुत जरूरी है ये सब चीज़ समझना।